और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए चुनाव प्रचार आज थम गया। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इनमें करीब 9 करोड़ 70 लाख मतदाता हैं जो कि अपना फैसला सुनाएंगे। कई दिग्गज भी चुनाव मैदान में हैं। मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। महायुति और एमबीओ की ओर से ताबड़तोड़ रैलियां कर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी की गई। पीएम मोदी के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी प्रमुखों ने भी रैलियां की हैं। आपको बताएं कि पीएम मोदी ने यहां पर 10 रैलियां की हैं, एक रोड शो भी किया। विकास से लेकर के विश्वासघात तक की बात इस चुनाव में हुई। खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं को भी हाईलाइट किया गया। सोयाबीन, कपास, गन्ना, प्याज, इनकी कीमतों का मुद्दा छाया रहा। एचपी पंप, किसानों की कर्ज माफ़ी, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसी के साथ महंगाई और बेरोजगारी का भी मुद्दा छाया रहा है। लाड़की बहना योजना, इस योजना की काफ़ी चर्चा हुई है, ये महायुति सरकार की है। और साथ ही मराठा आरक्षण और ओबीसी का मुद्दा भी इस पर छाया रहा है। साथ ही कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे और कई नारे इस चुनाव में प्रमुखता से रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। साथ ही वोट जिहाद और धर्म युद्ध की बातें भी की गई। उधर से गद्दारों से सावधान जैसे नारे भी लगाए गए। सवाल ये भी कि असली कौन, नकली कौन, क्या इसका फैसला भी जनता करेगी? तो क्या जनता किन मुद्दों पर वोट डालेगी, महाविकास आघाड़ी के वादों पर या महायुति के वादों पर? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। के शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, साथ ही अतुल पाटिल जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और नीरजा चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अतुल जी, शुरुआत आपसे करूंगा। चुनाव प्रचार की अब समापन हो गया है, पर्दा गिर गया है, अब लोगों को अपना फैसला सुनाना है। क्या आपको लगता है कि स्थानीय मुद्दों से बात शुरू हुई थी लेकिन बाद में मुद्दे भटक गए और जो स्थानीय मुद्दे हैं उनकी चर्चा कम हुई है? नहीं, बाद में तो बीजेपी ने मुद्दों को अटकाया है, भटकाया है, लटकाया है, क्योंकि उनके पास विकास के नाम पर दिखाने के लिए कुछ नहीं था। अगर दिखाने के लिए कुछ था तो जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल कर पार्टियों को तोड़ना, संविधान की धज्जियां उड़ाना, राज्यपाल का इस्तेमाल करके सरकार को गिराना, ये सारी चीजें जो है, ये तो चीजें थी और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जितने भी उपचुनाव हुए, जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो फिर हमारे यहाँ तो बाइकैमरल है, द्विगुरुय सभागृह है हमारे यहाँ, तो सारे चुनाव ये हारे। पढ़े लिखों का चुनाव हारे, पदवीधर का चुनाव हारे, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव हारे, बाई इलेक्शन सारे नागपुर में हारे, जी। नागपुर की जिला पंचायत हारे, सब हारे ये लोग। तो इसके बाद उनके ध्यान में आया कि जिस तरह से ये होगा नहीं, तो ये हिंदू मुसलमान अपना एजेंडा लेकर फिर आए। लेकिन ये बाद में समझने में उनको टाइम लगा कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर जी की धरती है। और खासकर विदर्भ जी। तो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज और गाडगे महाराज की और संत ताजुद्दीन बाबा की भूमि है, गजानन महाराज की भूमि है। तो यहाँ पर ये सब चलता नहीं, कई सामाजिक आंदोलन हुए हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, हम लोग विकास के मुद्दे पर रहे, हम लोग उद्योग लाने के मुद्दे पर रहे। हमने सोयाबीन की बात की। सोयाबीन का जिस तरह से धोखा सोयाबीन के किसानों के साथ हुआ, 74 लाख मीट्रिक टन जो है वो यहाँ पर उत्पादन होता है सोयाबीन का, दूसरा नंबर का राज्य है। और ये इन्होंने सिर्फ 13 लाख मीट्रिक टन हम खरीदेंगे ये कहा। वास्तविकता में सिर्फ 15 दिन के लिए ही सीसीआई के सेंटर्स खोले और केवल 3,800 मीट्रिक टन के पास तक का जो है इन्होंने खरीदारी की है। और रेट जो है वो 3,200 तक नीचे आया है, तो बहुत जी। दुखी है। कपास का उत्पादन वैसे भी कम हुआ था, इतना कम नहीं हुआ था कि पर्याप्त उत्पादन है, हमारे पास स्टॉक भी था। लेकिन 22 लाख बेल्स जो है इन्होंने इंपोर्ट की, और कपास के दाम भी, अभी कपास जो आया है किसान के पास बेचने जाएंगे तो कम से कम 2,500 से 3,000 एमएसपी के नीचे उनको कपास बेचना पड़ेगा। संतरे का यही किया। हमारा संतरा जो है वो टेबल फ्रूट है नागपुर का और नागपुर के परिसर का। तो संतरा एक्सपोर्ट ज्यादातर हम बांग्लादेश को करते हैं, तो बांग्लादेश में इंपोर्ट ड्यूटी 40% लगाई। लेकिन उसमें कोई निजात देने की कोशिश जो है वो गडकरी जी ने या जी। देवेंद्र फडणवीस जी ने, दोनों ने केंद्र से या राज्य से उसे कोई सहायता बिल्कुल पहुंचाई नहीं। प्याज का सबके सामने है, गन्ने का सबके सामने है, इतना उनकी पॉलिसी किस तरह से चेंज की है। तो बिल्कुल। तो और जी, सबसे इसी पे दूसरा, जवाब ले लेते हैं। अतुल जी, के शर्मा जी हमारे साथ हैं। क्योंकि जी, आपने सुना जो छोटे मुद्दे जिनको कहा जाता है माइक्रो मुद्दे, जो है उनको बार बार उठाने का प्रयास किया जा गया, लेकिन ध्यान भटकाने का प्रयास भी हुआ। धर्म और जाति के मुद्दों में इस पूरे चुनाव प्रचार को उलझाने का प्रयास भी किया गया। आपको लगता है इनसे जो स्थानीय मुद्दे थे उनसे लोगों का ध्यान भटका? नहीं नहीं, अखिलेश जी, आपने भी कई मुद्दों का जिक्र किया, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का भी सुन रहा था। लेकिन जो प्रमुख वहाँ पर एक जो विषय आया हिंदू और मुसलमान का, वो तो कांग्रेस ने शुरू किया। ये मुसलमानों उलेमा बोर्ड के 17 मांगों पर जो सहमति नाना पटोले ने, शरद पवार ने और जो
आपके उद्धव ठाकरे ने दी, जो कि बाकायदा उसके जो अध्यक्ष हैं उलेमा बोर्ड के, उन्होंने सारे मीडिया के सामने आकर कहा कि मेरी सब तीनों नेताओं से बात हुई है और सबने वहाँ पर मुसलमानों को 10% आरक्षण, ईदगाह और कब्रगाह और मस्जिद बनाने के लिए लोगों को पैसे, ये जो विभाजन का जो चार्टर था, जो जिन्ना का चार्टर था, उसी के समरूप एक चार्टर जो 17, ये तो मैं भी पहली बार शायद 30 साल की राजनीति में देख रहा हूँ कि कांग्रेस जो है कितना नीचे गिरी और इस स्थिति में आ गई कि उलेमा बोर्ड के एक विभाजनकारी चार्टर को यस उसको सहमति दे रही है, ये कहते हुए कि साहब हम आएंगे सरकार में तो आपको ये पूरा कर देंगे। तो ये किस मुद्दे पर खड़े थे? और आश्चर्य तो मुझे ये भी हुआ कि इनके जो पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी हैं, आज उन्होंने क्या कहा? पर्सनल लॉ बोर्ड के, यदि मैं गलत नहीं हूं तो पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी जो है अजीम सिपाही हैं हमारे, उद्धव ठाकरे सिपा सालार हैं और शरद पवार हमारे सिपा सालार हैं। अब ये हैसियत रह गई है कांग्रेस के नेताओं की, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अजीम सिपाही बन गए। राहुल गांधी का 11 जुलाई 2018 का बयान तो मुझे याद है, जो इंकलाब पेपर में छपा और स्पष्टता से जो बुद्धिजीवी मुस्लिमों के बीच बैठ के उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, आज उसके वो अजीम सिपा सालार भी हो गए जी। ये औकात दिखाया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को, और बोलती बंद है इन लोग की। एक झूठ निकाला कि अरे साहब उन्होंने जो नाना पटोले ने कहा वो फर्जी लेटर है। अरे भाई, तो उनका व्यक्ति खुलेआम टीवी पे बयान दे रहा है, आप उसको चैलेंज करते, आप खंडन करते, आप केस करते उसके ऊपर कि आपकी कब हमसे मीटिंग हुई, कब हमने आपको वहां भरा जी। के आप बाकी चीजों में तो 2 मिनट में चले जाते हैं, चुनाव आयोग से लेकर सब जगह। लेकिन तो लंबी फेरिस्त आपने बताई कि जी, इस पे जवाब, विभाजन की बात कर रहे हैं जी, इस पे जवाब लेंगे अतुल जी का, लेकिन नीरजा जी के पास, हाँ हाँ हाँ, के जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। वो नहीं देंगे, मुझे पता है वो नहीं देंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये वही झूठ की, किसने बोला जी, हमने तो लिखा नहीं जी, हमने तो कहा नहीं। लेकिन क्योंकि वो उलेमा बोर्ड का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बाकायदा उन्होंने बाइट दिया है लोगों में आकर, यदि आप उससे इग्नोर था तो आप आकर बोलते ठीक है कि साहब इन्होंने गलत बयानबाजी। इस पे जवाब लेंगे क्योंकि जी अतुल जी का जवाब लेंगे, लेकिन नीरजा जी के पास जाना चाहता हूँ के सिवाय तो ठीक है। हाँ ठीक है अतुल जी, आप जवाब दे दीजिए जी। कांग्रेस पार्टी को अखिलेश जी शांत तो कीजिए उनको पहले। 20% मुसलमानों के, लगभग मुसलमानों की पार्टी बन के रह गई है और मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति ठीक करनी है। हो, वो तो तुष्टीकरण की राजनीति करिए कांग्रेस पार्टी, ये आरोप बीजेपी के प्रवक्ता लगा रहे हैं। अतुल जी एक लंबी फहरिस्त उन्होंने बताई कब कब किस किस मौके पर ये आरोप लगाए गए, जो उन्होंने आरोप लगा उसकी पुष्टि की है एक तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से जो बयान आए। नहीं, ऐसा है कि इसका खंडन जो है हमने किया है, इस जो बात जो है प्रेस में सामने रखी है और उन्होंने भी सामने आके रखी है जालना में, लेकिन वो प्रेस मीडिया में दिखाई नहीं। अब मैं इनका दोगलापन दिखाता हूँ। ये थोड़ा भाषा ठीक रखोगे तो अच्छा रहेगा, तुमसे ज्यादा गाली आती है मेरे को। अतुल लोंडे पाटिल सुन लो, भाषा ठीक रखोगे तो अच्छा रहेगा। भाषा, तुमने औकात वगैरह का शब्द का इस्तेमाल किया, हाँ पहले तुम सुन लो। हाँ, तेरा औकात मुझे पता है लोंडे पाटिल, समझा अरे कृपया भाषा की मर्यादा दोनों बना के रखिए। मैं नीरजा जी के पास चलना चाहूंगा। नीरजा जी, जो आपने सुना कि बहुत तलखी जो है वो देखने में आ रही है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे थे, क्या आपको लगता है कि वो पीछे छूट गए जब धर्म और जाति के ऊपर चुनाव लड़ाने की कोशिश हो रही है? तो देखिए, जो स्थानीय मुद्दे थे, जिसको मैं कहती हूँ हाइपर लोकलिज्म था इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में, वो पिछले दिनों में, ये बात सही है, गौण हो गए। और चाहे हिंदुत्व का मुद्दा है, जिसको बटेंगे कटेंगे या हम साथ हैं तो सेफ हैं, या धर्मयुद्ध, वोट जिहाद, जिस मायने में सामने रखा गया, तो वो ये जो एक अलाइनमेंट बना एमवीए के लिए, जो जिसकी वजह से उन्हें 30 सीटें मिली 48 सीटों में लोकसभा इलेक्शन में, वो था मराठा, मुस्लिम और दलित। ये एक जम के गया था उनके साथ, अगर मोटा मोटा बात की जाए तो। और अब क्या दलित उसी मात्रा में उनके साथ रहेगा? क्योंकि उसको लगा कि आरक्षण तो नहीं जा रहा है, ये तो भाजपा ने काफी कैंपेन किया, क्या कुछ उसमें बटेगा?
अब जो खबर आ रही है, और ये भी इनकी कोशिश थी महायुति की कि मराठा को अब बांट दिया जाए। आरक्षण को लेके बड़ा मुद्दा था ये, मराठवाड़ा में खास था, जहां जरांगे पाटिल हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स विड्रॉ किए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एमवीए को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मराठा वोट नहीं तो बटता अगर उनके कैंडिडेट्स रेस में जी। रहते तो ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी होगा और खासकर मराठवाड़ा में भी होगा। तो मराठा को अपनी तरफ करने के लिए दो चीजें की हैं। वो है कि जो कि नाराजगी थी किसानों की, और अधिकतर मराठा हैं वो दामों को लेके, जैसे हमने आपने कहा सोयाबीन है, प्याज का मुद्दा था, एक्सपोर्ट ड्यूटी का, कपास का मुद्दा है, तो वो ये भावांतर जो योजना उन्होंने की है, उस पर मुझे लगता है वो बहुत देरी कर दी जी है। नीता जी। और दूसरा हिंदुत्व का जो कार्ड खेला है कि मराठा, एक सेक्शन मराठा का वापस आ जाए महायुति की तरफ। अब ये देखने लायक चीज होगी कि मराठा मुस्लिम दलित किस हद तक जुड़ा रहता है। जिस तरह से जी लोकसभा चुनाव में एक ही चीज उनको डेंट कर सकती है, मैं मानती हूँ, और वो है महिला की वोट। ठीक है। कि क्योंकि जो लाडली बहना योजना है उसका काफी असर है ग्राउंड पे, खासकर गरीब तबके की महिला। वो माफी चाहता दलित हूँ भी नीला है, जी, वो समय। मराठा भी है, वो जी और महिला भी है, और जात की ओबीसी महिला भी है। जी। तो वो बड़ा जो कार्ड है, ट्रम्प कार्ड महायुति के हाथ में, राइट टू द एंड, वो ये योजना है महिलाओं के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अतुल जी, के जी, आपका भी धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज प्रचार थम गया। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। इसमें 38 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। जिन राजनेताओं का भविष्य तय होना है उनमें बरहेट सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडे सीट से कल्पना सोरेन, धनवार सीट से बाबूलाल मरांडी, सिल्ली से सुदेश महतो, जामताड़ा से सीता सोरेन और दुमका से बसंत सोरेन जैसे दिग्गज शामिल हैं। 38 सीटों के लिए 528 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 472 पुरुष, 55 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर चुनाव मैदान में है। अंतिम चरण में धनवार सीट पर सबसे अधिक 24 प्रत्याशी हैं, वहीं सबसे कम 7 देवघर सुरक्षित सीट पर हैं। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।